हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और आज हम पढ़ने वाले थे सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। हिंदी में उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है झिल्ली, ओके, और सेल मतलब कोशिका। तो इस झिल्ली के बारे में देख लेते हैं। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव का मतलब है चयनात्मक, चयन करके, चुनकर, और परमिएबल का मतलब है पारगम्यता, मतलब जिसके आर पार आ जा सके। ठीक है, तो ये झिल्ली क्या करती है कि जिन चीजों की आवश्यकता होती है सेल को, वो बाहर से अंदर ले लेती है और जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती वो अंदर से बाहर रिलीज कर देती है। ठीक है, जिस तरह हम लोग मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग किसी भी अनजान व्यक्ति को, अदर पर्सन को, क्या हम अपने घर में एंटर करने देते हैं या अपनी लाइफ में एंटर करने देते हैं? नहीं ना। उन्हीं व्यक्ति को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं पर्सन को हम अपने लाइफ में एंटर करने देते हैं जो कि हमारे पहचान के हो या हम जिन्हें जानते हो या हम जिसे काम हो, है ना। उन्हीं से ही तो हम बातचीत करेंगे या उन्हीं को अपने घर में बुलाएंगे, अदर पर्सन को तो नहीं बुलाएंगे। ठीक वैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, कार्य करती है। ओके, और ये दोनों में ही पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इसीलिए तो इसे हम सिमिलैरिटी से समानता कह रहे हैं। तो ये दोनों में एक जैसा ही कार्य करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है हिंदी में कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब ये कोशिका द्रव्य होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेल बना दिया। ठीक है, ये हो गया सेल और ये उसका बाहरी आवरण मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन और ये बीच में सेल के क्या रहता है, न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भाग है खाली, इसमें क्या पाया जाता है? सेल ऑर्गेनल के रहने के लिए एक चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, चिपचिपा तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लाज्म है वो 3 टाइप के होते हैं। ये जो प्लाज्म है वो 3 टाइप के होते हैं। ये एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म होता है, मैं कहाँ बताऊं, यहाँ बता देती हूँ। ओके, ये देखिए, ये हम पढ़ भी लेते हैं। जो साइटोप्लाज्म प्लस ठीक है, देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये देखिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे? जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है ये साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्लाज्म पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को हम एक साथ क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य। हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य, और प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जीव द्रव्य। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो ये जीव द्रव्य क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है, मैंने लिख दिया है। ये क्या काम करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का काम करता है। मेटाबॉलिक को हिंदी में हम उपापचय कहते हैं। तो ये क्या करता है, उपापचय की क्रियाओं को करता है। कौन? तो साइटोप्लाज्म। इसको हम जब सेल के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में, तब हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से मेटाबॉलिक की क्रिया करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स की तरह कार्य करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स क्या है, देखिए, बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। लेकिन जब वो मिलते हैं तो मिलने की एक क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? आपको एग्जांपल दे दूं मैं।
प्रोटीन बनाते हैं। जैसे एक फैमिली बनाने के लिए लोगों को शादी करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे एक फैमिली बनाने के लिए लोगों को शादी करनी पड़ती है, तो ये जो शादी वर्ड है ना, ये हो गया अपना पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, मान लो ये शादी वर्ड है, और एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड, एक मेल एक फीमेल, ओके, दोनों एमिनो एसिड को मिलकर क्या बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा, मतलब एक फैमिली बनाएगा। तो उसके लिए हम शादी करते हैं ना, वैसे यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की जरूरत होती है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। ओके, तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स कहते हैं, साइट्स की तरह कार्य करता है वो। तो किसके हेल्प से, पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से। आई बात समझ में, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, और ये जो राइबोसोम है वो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट स्टिमुली, वातावरणीय उद्दीपन, ठीक है, वातावरणीय जो उद्दीपन होते हैं उनके प्रति प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही संवेदनशील होते हैं। मतलब वातावरण में जिस हिसाब से कार्य होगा, ठंड होगा तो उस हिसाब से वो कार्य करेंगे, गर्मी होगा तो उसे, मतलब वातावरण से जो उद्दीपन होते हैं उसको वो ग्रहण करना जानते हैं, क्योंकि उसके प्रति वो क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। हमने जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा, क्योंकि देखिए जो प्रोकैरियोट्स है उसमें डीएनए अकेला होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, वो अकेला ही सर्वाइव करता है और साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी पाया जाता है, और वो जहां पर पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ये हमने पहले वाले क्लास में देखा था। अब इसके आगे है जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, और क्या करता है, कार्य किस प्रकार करता है, जेनेटिक मटेरियल को यानी कि सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना। ओके, जेनेटिक मतलब है आनुवांशिक, इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना। तो आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब ट्रांसफर का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि एक डाकिया होता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सबके चिट्ठी पत्र पहुंचाता है। अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं तो अब उतना चिट्ठी पत्र ये नहीं होता, बट वैकेंसीज हम जब डालते हैं तब वो क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर दूसरे शहर, है ना, पहुंचाने का काम कौन करता है, डाकिया। तो समझ लीजिए ये जो डीएनए है ना, ये जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल मतलब डाकिये की तरह काम करता है, और क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाता है। ओके, अब ये तो हो गया सिमिलरिटीज। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दोनों में डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सेल इंट्रोडक्शन, सेल के टाइप्स मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल, और फिर हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है, जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आ जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स मतलब होता है जिसमें एल्गी, शैवाल, प्रोटोजोआ, ठीक है, और ये जो होते हैं माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये सब आते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोष्ठीकरण। आइए देख लेते हैं उसे भी। आइए देखते हैं कंपार्टमेंटेशन विद इन द सेल। ओके, कंपार्टमेंटेशन का मतलब होता है कोष्ठीकरण की क्रिया। अब ये कोष्ठीकरण क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि देखो, जो बाहर हमने अभी अभी पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो चयनात्मक कार्य भी करती है, सेप भी प्रदान करती। तो ये जो कोष्ठीकरण है ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कोष्ठीकरण का कार्य करती है। देखिए वो सेप प्रदान करती है कैसे, अब ये देखो अंदर में तो साइटोप्लाज्मा और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, न्यूक्लियस रहता है ना, सब कुछ रहता है। यदि ये बाहर का आवरण ना हो, ये एक सेल है और ये उसका बाहरी आवरण है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यदि ये बाहर का आवरण ना हो तो क्या होगा कि सारे मटेरियल्स क्या होंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, बिखर जाएंगे मतलब उनको कोई शेप प्रदान होगा क्या, नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, और उसके डीएनए क्या करते हैं, फ्री होके कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं या पाए जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो उसी तरह क्या होता, ये जो सेल है इसके सारे ऑर्गेनेल क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है ना। तो शेप प्रदान कौन करता है, कंपार्टमेंटेशन मतलब कोष्ठीकरण की क्रिया। और ये कोष्ठीकरण कौन करता है, या तो सेल वाल को भी कहते हैं, और ये
सेल मेम्ब्रेन को भी कहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कवर करते हैं सेल को, सेल के अंदर के मटेरियल को क्या करते हैं, कवर करते हैं और उनको एक शेप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सभी जैव अणु एक साथ व्यवस्थित होते हैं। अब जब शेप दे रहे हैं, वो शेप दे रहे हैं, तब सभी अणु इसमें जो भी है मटेरियल्स है, यानी जिस जिस चीजों से मिलकर बना होता है सेल, वो सभी अणु क्या होंगे, एक साथ व्यवस्थित होंगे, है ना। तो वही बोल रहा है कि कोष्ठीकरण जो क्या है, अणुओं को एक साथ व्यवस्थित करके रखता है। यह वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने का मतलब यह है कि यदि ये कोष्ठीकरण नहीं होता तो जो सेल है, वो सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो तो फैल जाता, तो वो सेल के मटेरियल्स और बाहर का वातावरण दोनों को क्या करता है, अलग करता है। किसके द्वारा, एक कोष्ठीकरण के द्वारा, कंपार्टमेंटेशन के द्वारा दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तभी तो दोनों के बीच में संवेदना बनी रहेगी। मतलब जो बाहर का वातावरण है उसको उसके हिसाब से सेल अपना कार्य करेगा, है ना। तो ये वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है चयनात्मक पारगम्यता। अभी अभी इससे पहले ही हमने पढ़ा कि उन चीजों को सिलेक्ट करना जो उनकी जरूरत की है, उन्हीं को वो क्या करता है, अंदर लेता है, और जो उनकी जरूरत की नहीं है उनको बाहर रिलीज करता है। यानी हर कोई उसके अंदर आर पार आ जा नहीं सकता। ये काम कौन करता है, कोष्ठीकरण। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बात चल रही है। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर। अब इसके आगे जो मैं पॉइंट बताऊंगी, कोष्ठीकरण की क्रिया देखो, यहाँ मैं मल्टी सेलुलर क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो ये पॉइंट्स है वो किसमें पाएंगे, मल्टी सेलुलर। मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने थे। मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना बताया था सेल इंट्रोडक्शन में कि सेल, बहुत सारे सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। तो मल्टी सेलुलर वे होते हैं जो कि एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो मल्टी सेलुलर में ही ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन्स, मतलब ये मैं आगे बताऊंगी। ये जो 1 2 3 4, ये जो फोर्थ पॉइंट है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाएंगे। ठीक है, मगर ये जो 2 पॉइंट्स मैं बताऊंगी आगे, ये सिर्फ मल्टी सेलुलर के लिए है। ओके, तो ये जो कोष्ठीकरण की क्रिया मल्टी सेलुलर में ये 2 पाई जाती है, और ये तीनों, ये चारों पॉइंट्स तो तीनों में ही पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, दोनों में पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, आवरण युक्त होते हैं। ये मैं बता रही हूँ, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब कि अंग, सेल मतलब कोशिका, और कोशिका के अंग को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, वैसे ही सेल एक बॉडी है समझ लीजिए, और उसके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के जैविक अंग होते हैं, छोटे छोटे, जो कि उनकी सारी क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं या पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये जो आवरण युक्त, ठीक है, कवर होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रमुख है। मतलब इनका जो काम होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, किसके लिए, सेल के लिए। ठीक है, और ये क्या होते हैं, आवरण युक्त होते हैं। मतलब ये जो ऑर्गन है, मतलब सेल के अंदर देखिए, ये सेल है, ये उसके साइटोप्लाज्म में है, और इसमें जो छोटे छोटे ऑर्गन पाए जाएंगे, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी ऑर्गन में ये कंपार्टमेंट जो होता है, कंपार्टमेंटेशन मतलब कि कोष्ठीकरण पाया जाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर वैक्यूल, और ये प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल के लिए, और ये आवरण युक्त मतलब कि बाई कवर्ड होते हैं, मतलब इनमें कोष्ठीकरण पाया जाता है। अब नेक्स्ट है सेल इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स का मतलब होता है अंतस्थ, मतलब कि जो सेल है उनसे भी छोटे छोटे सेल के जो ऑर्गेनेल, ये छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, बहुत ही छोटे ऑर्गन होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनसे भी बहुत ही छोटे, मतलब ऐसा लगेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से चिपके हैं, उसके अगल बगल में बहुत छोटे रूप में पाए जाते हैं, और ये आवरण रहित होते हैं। यानी देखिए, मैंने लिखा है राइबोसोम, सेंट्रियोल, नेकेट,
मैंने लिखा है राइबोसोम सेंट्रियोल नेकेड ऑर्गेनेल है। नेकेड मतलब होता है नग्न, मतलब कि उनके ऊपर में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी पदार्थ से बना हुआ कोई भी आवरण नहीं होता। ठीक है, तो ये कोष्ठीकरण जो है इन सेल इंक्लूजन्स में नहीं पाया जाता। और ये सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उससे भी छोटे होते हैं, ये उससे भी छोटे होते हैं और अंतस्थ यानी अंदर की ओर होते हैं, अंदर की ओर स्थित होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और इनमें कोई भी आवरण या कोष्ठीकरण नहीं पाया जाता। ये नेकेड ऑर्गेनेल्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो कंपार्टमेंटेशन है ये कंप्लीट होता है और हमारा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके आगे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए, हमने देख लिया कि सेल कैसे एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। फिर हमने देखा टाइप्स कितने प्रकार के सेल होते हैं, एनिमल, प्लांट। ठीक है, फिर हमने देखा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा ये कोष्ठीकरण जो है वो क्या होता है और किन किन में पाया जाता है, किन किन में नहीं पाया जाता। अब इसके आगे हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सेल है ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, किस प्रकार बना है और उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और वो क्या क्या कार्य करते हैं, जब क्या क्या कार्य करते हैं और सेल को एक पूर्ण सेल की मतलब सेल की जो लाइफ है वो चलती है, किस प्रकार चलती है। ठीक है, तो उसमें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे सेल स्ट्रक्चर और उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे फिर हम सेल स्ट्रक्चर देखने के बाद उनके हर एक ऑर्गन मतलब कि सेल वॉल से लेकर के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, उस तक के हर एक ऑर्गन को हर एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अपनी भाषा में समझ कर पढ़ेंगे। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।